नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम विल और वसीयत से रिलेटेड एक बेहद बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। अब दोस्तों, जब कभी भी एक विल वसीयत को लेकर बात आती है तो आम इंसान के दिमाग में यही आता है कि विल वसीयत को रजिस्टर्ड करवा लेना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अगर उस विल वसीयत से संबंधित कोर्ट के अंदर केस चल रहा होता है तो विल वसीयत के अंदर जो अटेस्टिंग विटनेस होते हैं यानी कि गवाह होते हैं, अगर वो आपके पक्ष में है तो लोगों का मानना है कि केस तो हम यूं ही जीत जाएंगे। जी नहीं दोस्तों, 20 नवंबर साल 2023 यानी कि ठीक 5 दिन पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बेहद बड़ी जजमेंट पास की है, जहां पर एक रजिस्टर्ड वसीयत को सीधा कैंसिल कर दिया। कारण क्योंकि जो अटेस्टिंग विटनेस थे वो मिल ही नहीं रहे थे और जिस व्यक्ति ने अटेस्टिंग विटनेस को अपनी आंखों से साइन करते हुए देखा था उसकी गवाही को वहां पर महत्वपूर्ण नहीं माना, जिसके बाद उस वसीयत को वहां पर वैलिड नहीं माना गया। अब दोस्तों, अगर आपका भी विल वसीयत से संबंधित कोई केस चल रहा है या फिर उससे लेकर आप लोगों की कोई परेशानी है तो आप लोगों की वीडियो ये बेहद बड़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट अच्छे लगते हैं तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, विल वसीयत ये एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके तहत एक व्यक्ति अपने जीवन काल के दौरान ही यह चीज तय कर देता है कि उसके देहांत होने के बाद उसकी जितनी भी चल और अचल संपत्ति है उस पर किसको अधिकार दिया जाएगा। अब दोस्तों, यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि जब तक वसीयतकर्ता का, जब तक टेस्टेटर का देहांत नहीं हो जाएगा तब तक उस विल वसीयत की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। अब लोगों का बड़ा इशू रहता है कि सर हमारी वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है, हमारी वसीयत नोटरी है, क्या कानून में इसको वैल्यू दी जाएगी? देखिए दोस्तों, अगर आप सेक्शन 18 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट देखें तो यहां पर वसीयत उन दस्तावेजों में गिना गया है जिनको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य नहीं होता। यही चीज आप सेक्शन 63 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट में भी देख सकते हैं, जहां पर एक विल वसीयत को कैसे तैयार किया जाना चाहिए, क्या क्या पॉइंट वहां पर जरूरी है, सारी चीज वहां पर आपको प्रोवाइड कराई गई है, जिसके अंदर बताया है कि वसीयतकर्ता यहां पर अपनी वसीयत खुद लिखे या फिर अपनी डायरेक्शन देकर किसी दूसरे व्यक्ति से लिखवाए। उस वसीयत के अंदर वसीयतकर्ता के साइन होने अनिवार्य है, साथ ही साथ दो गवाहों के कम से कम, दो अटेस्टिंग विटनेस के कम से कम साइन होने अनिवार्य है। पर रजिस्ट्रेशन की वहां भी कहीं भी बात नहीं की गई। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि विल वसीयत को रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी नहीं होता। अगर केवल दो अटेस्टिंग विटनेस के साइन है तो ऐसी कंडीशन में उस विल वसीयत को तब भी वैल्यू दी जाती है। अब दोस्तों, कई बार यह भी देखने को मिलता है कि वसीयतकर्ता का देहांत होने के बाद जो दो गवाह है, दो अटेस्टिंग विटनेस है, या तो वो उल्टे आकर हमारे खिलाफ ही गवाही देने लग जाते हैं या फिर उनका भी देहांत हो गया होता है, या फिर यह पता ही नहीं लगता कि आखिरकार अब वो कहां चले गए, कहां रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा? क्या आप किसी तीसरे व्यक्ति को विटनेस के तौर पर लाकर उस वसीयत को साबित कर सकते हैं, या फिर कोई तीसरा व्यक्ति उठकर यह बोल सकता है कि हमारे सामने वसीयत लिखी गई थी? क्या यह चीज लीगली रूप से वैलिड है या फिर आपको कोई और अप्रोच अपनानी पड़ेगी? ये सारी चीज अब मैं रेलिवेंट जजमेंट आपको जो दिखाने वाला हूं उसमें क्लियर की गई थी। अब सबसे पहले डिस्प्ले पर आप ध्यान दीजिएगा, केस टाइटल आपको दिखाई दे रहा होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है हमारा मोतुरु नालिनीकंठ, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस गाइंडी काली प्रसाद, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 2435 ऑफ 2010 और डेट ऑफ जजमेंट है 20 नवंबर साल 2023, यानी कि बिल्कुल 5 दिन पुरानी जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। मेरा एफर्ट यही होता है कि जितनी भी लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट आ रही है सिंपल सी सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं क्लियर करूं ताकि आप लॉ से रिलेटेड हर अपडेट्स पा सकें। इसके अलावा कुछ लोगों को अपने केस को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि हमारे साथ क्या होगा, कहीं हम ठीक तरीके से चल रहे हैं, कोई गलती तो नहीं कर रहे, क्या हमें यहां पर किसी दूसरे एडवोकेट से लीगल कंसल्टेशन चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया है जहां पर आप सीधा कॉल करके
अपनी कॉल बुक कराकर मुझसे डायरेक्टली लीगल एडवाइस भी पा सकते हैं। अब दोस्तों हम केस के फैक्ट्स आप लोगों को क्लियर करेंगे। यहां से वीडियो को बेहद ध्यान से आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट पास की। अब दोस्तों प्रेजेंट केस में जो अपीलियंट है यानी कि नलिनी कंठ, उनकी तरफ से यह केस फाइल किया गया था। उनका कहना है कि प्रेजेंट जिस भी प्रॉपर्टी की इस केस के अंदर बात की जा रही है उस पर केवल और केवल नलिनी कंठ नाम की महिला का यानी कि इस अपीलियंट का ही अधिकार होगा। कारण क्योंकि यहां पर एक 70 वर्ष की बुजुर्ग महिला थी जिसने इस नलिनी कंठ नाम की महिला को अप्रैल 1984 में अडॉप्ट कर लिया था, गोद ले लिया था। इसके ठीक एक महीने बाद उन्होंने एक रजिस्टर्ड वसीयत तैयार की। वर्ड ध्यान दीजिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट रजिस्टर्ड वसीयत। ये ठीक एक महीने बाद एक रजिस्टर्ड वसीयत तैयार की गई जिसके अंदर अपनी सभी संपत्ति का अधिकार मुझे दे दिया गया। तो प्रेजेंट केस में उसने डिक्लेरेशन सूट डालकर संपत्ति पर मालिकाना हक पाने की बात यहां पर की है। अब इस चीज को जो अपोज किया जा रहा है रिस्पोंडेंट की तरफ से, वो उस 70 वर्ष की जो बुजुर्ग महिला थी उसका जो पोता है वो यहां पर चैलेंज कर रहा है। उसका कहना है कि यह अडॉप्शन डीड भी फेक है यानी कि वॉइड है, और विल को भी फैब्रिकेटेड बनाया गया है यानी कि विल को धोखे में रखकर बनाया गया है। तो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स की यहां पर वैल्यू नहीं होनी चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू दिस यहां पर जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है नलिनी कंठ है, जो कह रही है विल के तहत मैं ओनर हूं, उसको इसका ओनर नहीं कंसीडर किया जाना चाहिए। ना दोस्तों, ये बेसिक एलिगेशन जो हर पार्टी लगाती है वो दोनों तरफ से लगाए गए। अब सबसे बड़ा इशू देखिएगा, अब हम लॉ के प्रोविजन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट केस में क्या हुआ, यहां पर देखा गया कि जब कभी भी विल वसीयत को कोर्ट में साबित करने की बात आएगी तो सेक्शन 68 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट काम आता है। वो क्या कहता है कि वसीयत के अंदर जो दो गवाह हैं उनको भाई कोर्ट में बुलाओ, उनको एग्जामिन करो और आफ्टर दैट ये डिसाइड करो कि विल जेन्युइन है या फिर फेक। इस केस में जो दोनों टेस्टिंग विटनेस है उनमें से एक की तो डेथ हो चुकी है और दूसरे का पता ही नहीं कि आखिरकार वो रहता क्या है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई कंडीशन घटित हो रही है तो आप सेक्शन 69 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत उस विल वसीयत को साबित करेंगे। वो क्या कहती है कि जो दोनों टेस्टिंग विटनेस है उनकी हैंडराइटिंग आपको कोर्ट में साबित करनी पड़ेगी किसी अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट के माध्यम से। सरल भाषा में समझा दूं, अगर आप कोई अदर पब्लिक डॉक्यूमेंट ला देते हैं जहां पर ऑलरेडी उन वसीयतकर्ता के विटनेस के साइन होंगे तो उन साइन से इस विल के साइन को आपस में आप मैच करा सकते हैं। पर प्रेजेंट केस में तो ऐसा हुआ ही नहीं। यहां पर जो अपीलियंट है यानी कि नलिनी कंठ, जिनके पक्ष में वसीयत है, उसने क्या किया, एक थर्ड विटनेस को खड़ा कर दिया, एक नए गवाह को खड़ा कर दिया। उसका कहना है कि भाई प्रेजेंट केस के अंदर मैंने अपनी आंखों से वसीयतकर्ता को और दोनों विटनेस को इस विल को साइन करते हुए देखा था। अब यहां पर अगर दोनों टेस्टिंग विटनेस नहीं मिल रहे तो मेरी जो स्टेटमेंट है इसको रेलिवेंट माना जाए और यहां पर नलिनी कंठ के पक्ष में गवाही दे दी जाए, उसके पक्ष में इस केस का फैसला सुना दिया जाए। अब दोस्तों प्रेजेंट केस में ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, नलिनी कंठ के पक्ष में फैसला दे दिया, क्योंकि जो विटनेस रिकॉर्ड हुआ है बाद में जिसने कहा कि हमने अपनी आंखों से साइन करते हुए देखा है टेस्टिंग विटनेस को, इसको वैल्यूएबल कंसीडर किया गया और इसके बिहाफ से नलिनी कंठ के पक्ष में फैसला दे दिया गया। नाउ ये मैटर आगे अपील होकर ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने पहुंचता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट यहां पर उस ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट देता है और नलिनी कंठ के द्वारा जो विल प्रेजेंट की जा रही थी इसको वैल्यू नहीं दी जाती। नाउ दोस्तों ये मैटर आगे अब अपील होकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने यही क्वेश्चन है कि अगर 69 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट देखें तो कानून ये कहता है, प्रोविजन ये कहता है कि जो दो अटेस्टिंग विटनेस है, दोनों गवाह हैं, उनकी हैंडराइटिंग से साबित करो उनके साइन। पर यह तो कहीं नहीं लिखा कि कोई आउटसाइडर विटनेस लाकर आप उन दोनों की हैंडराइटिंग साबित कर सकते हो। क्या यह चीज यहां पर रेलिवेंट मानी जानी चाहिए? अब दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कितना महत्वपूर्ण फैसला यहां पर दिया है। अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट केस के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही पॉइंट कंसीडर किए कि अगर लॉ के प्रोविजन की बात करें तो पहले दोनों गवाहों को कोर्ट में बुलाकर एग्जामिन किया जाता है, जो प्रेजेंट केस में नहीं हुआ। अगर दोनों गवाहों का नहीं मिला जा रहा, उनका देहांत हो चुका है, तो फिर यह कहा जाता है कि ऐसा टेस्टिंग विटनेस लेकर आओ जो उन दोनों गवाहों की हैंड राइटिंग से नॉलेज रखता हो और उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रेजेंट करे। वो भी चीज यहां पर नहीं की गई। इसके अलावा अगर डॉक्यूमेंट के कंटेंट को देखा जाए, जो डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा गया है वो,
तो ऐसी कंडीशन में कुछ पॉइंट वहां पर स्पेसिफिकली देखे गए, जैसे कि विल में लिखा था कि मेरी जो भी रीति रिवाज होंगे मेरा देहांत होने के बाद मेरी ये अडॉप्टेड बेटी ही करेगी, यानी कि नालिनी कंठ ही करेगी। जबकि यहां पर जब उसको गोद लिया गया, यानी कि विल बनाने से 1 महीने पहले गोद लिया गया, उस समय वो केवल 1 साल की थी। अगर इतने कम समय में उसको गोद ले लिया गया तो कैसे वो उसके सभी रीति रिवाज वहां पर कर सकती है देहांत होने के बाद? तो यहां पर कुछ ना कुछ सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो रहे हैं जो कोर्ट ने स्पेशली रूप से यहां पर कंसीडर किए। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साल 2023 की रेलिवेंट जजमेंट को भी क्लैरिफाई किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विल को अगर रजिस्टर्ड करवा लिया गया है तो हम उसको ये नहीं प्रिज्यूम कर सकते कि वो ओरिजिनली होगी, वो लीगली रूप से वैलिड भी होगी। और ये चीज आज की जजमेंट में दोबारा दोहराई गई। और इससे पहले कुछ दिन पहले ही मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेकर आया था जहां पर यही सेम बात रखी गई। और आखिर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि प्रेजेंट केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बिल्कुल सटीक फैसला ठहराया और हमें नहीं लगता कि इस अपील के माध्यम से हमें ऑनरेबल हाई कोर्ट के उस फैसले में कुछ इंटरफेरेंस करनी चाहिए। तो प्रेजेंट केस में नालिनी कंठ की तरफ से जो एडॉप्टेशन डीड दिखाई जा रही थी और जो विल वसीयत दिखाई जा रही थी उसको वैल्यूएबल कंसीडर नहीं किया गया। अब दोस्तों यहां से हो सकता है आपको बेहद बड़ी परेशानी होने लगे कि सर प्रेजेंट केस में देखें तो वसीयत तो रजिस्टर्ड थी, वो एक ऐसी महिला भी लेकर आ गई थी जो ये खुद कह रही थी कि मैंने खुद देखा यहां पर साइन करते हुए गवाह को, इसके बावजूद भी उनकी विल कैंसिल हो गई। हमारे साथ क्या होने वाला है? अब देखिए मैं बार बार कहता हूं अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ लॉ ही आपको एक्ट करना है। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या समझा रहा है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों टेस्टिंग विटनेस जिंदा है, आपके फेवर में गवाही दे रहे हैं, आपका काम बड़ा इजी है, सेक्शन 68 इंप्लीमेंट करके उनको एग्जामिन करा लो। अगर कोई एक भी जिंदा है तब भी सेक्शन 68 से उसको इंप्लीमेंट करा लो। अगर दोनों की डेथ हो गई, पता नहीं कहां रहते, तो प्रायोरिटी ये रखो कि उनसे रिलेटेड कोई वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट लेकर आओ और उससे उनकी हैंडराइटिंग या सिग्नेचर को मैच कराओ। अगर ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो रहा और किसी थर्ड पर्सन को एज अ विटनेस लेकर आ रहे हैं तो एटलीस्ट वो ऐसा व्यक्ति हो जो अटेस्टिंग विटनेस से रोजमर्रा की जिंदगी में जानता हो, उनको उनके हैंडराइटिंग को, उनके साइन को वो रोज होता देखता हो, वो फिर भी वैल्यूएबल कंसीडर होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट। पर अगर केवल इतना बोल देना कि मैंने साइन करते देखा था, वो वैल्यूएबल कंसीडर नहीं होगा। और प्रेजेंट केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ दोस्तों। पर हर केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस भी अलग होते हैं, ये भी आपको समझना होगा। तो आपके केस में फैक्ट सर्कमस्टांसेस क्या कहते हैं, उसमें आप बेस्ट क्या कर सकते हैं, इस चीज के लिए आपको किसी अच्छे एडवोकेट से कंसल्ट करना होगा, या फिर आप मुझसे भी कंसल्टेशन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर डायरेक्टली मुझसे कंसल्टेशन पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे लिख सकते हैं। अगर आप इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना ही पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।